नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें जिस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, 022-2300-1634। इसके अलावा आप 022-2300-1635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। चलिए सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले बात करते हैं कच्चे तेल की, क्योंकि कच्चे तेल की कीमतों में जोरदार तेजी आ गई है और ब्रेंट का भाव $32 के करीब पहुंच चुका है। MCX पर भाव 2000 के करीब है। WTI क्रूड $26 के ऊपर आ गया है। तो ठीक ठाक तेजी का माहौल यहां पर बना है। हमारे साथ बातचीत के लिए फोन लाइन पर हैं पूर्व ऑयल सेक्रेटरी SC त्रिपाठी जी। त्रिपाठी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। जो तेजी आ रही है क्रूड में, इसके पीछे एक बड़ी दलील ये दी जा रही है कि ग्लोबल इकोनॉमी में अब धीरे धीरे कामकाज शुरू होगा तो डिमांड जनरेट होगा और उसका इंपैक्ट हम क्रूड मार्केट के ऊपर देख पा रहे हैं। क्या आप भी इस तर्क से सहमत हैं? क्योंकि दो खबरें हैं मार्केट में। एक तो ठीक बात है कि अगर इकोनॉमी ओपन होगी तो डिमांड थोड़ी बहुत बढ़े। ओवर सप्लाई की भी बड़ी चिंता मार्केट में है जो बहुत जल्द खत्म होने वाली नहीं है। तो इन दोनों खबरों के बीच आपका व्यू क्रूड मार्केट के ऊपर क्या होगा? ये दोनों खबरें अपनी जगह सही हैं, इसलिए उतार चढ़ाव जो है ये सेंटिमेंट की बेसिस पर ऊपर नीचे होता रहेगा और थोड़े दिन तक चलेगा, जब तक कि ये स्टेबलाइज न हो जाए। या मेरे ख्याल में 2-3 महीने तक चलेगा। ये जो पहले तो देखिए बहुत सारे टैंकर जो हैं वो समुद्र में इधर उधर घूम रहे थे क्योंकि उनको कोई लेने वाला नहीं था और इसलिए एकदम से जो है कीमतें एकदम से गिर गई थी। अब खबर ये आई है, एक तरफ तो कटौती हुई है जो 10 मिलियन बैरल की ओपेक कंट्रीज ने डिसाइड किया कि 10 मिलियन बैरल प्रतिदिन की कटौती करेंगे। दूसरी तरफ ये खबर आई है कि चाइना में जो है सब इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एकदम तेजी से चालू हो गया है। तीसरी तरफ ये खबर आ रही है कि जो लॉकडाउन था यूरोप के बहुत से देशों में, स्पेन में, इटली में, वो लॉकडाउन अब समाप्त हो रहा है। चौथी खबर कि अमेरिका में जो है कई राज्यों ने जो है वो लॉकडाउन एक तरीके से काफी ढील दे दी है। तो लोगों को ये उम्मीद हो रही है कि शायद अब जो है सामान्य स्थिति थोड़े दिनों में हो जाए और इसलिए थोड़ी सी तेजी आई है। लेकिन ये मेरे ख्याल में 2-3 महीने तक जो है ये इसी तरह कुछ ऊपर बढ़ेगा, नीचे घटेगा और $30 ज्यादा से ज्यादा $35 ब्रेंट इसी करीब आता जाता रहेगा। बहुत हो जाएगा, $40 पे आ जाएगा, लेकिन इससे ज्यादा आने की उम्मीद तो मुझे नहीं लग रही है अभी, कम से कम अगले 2-3 महीने तक। अच्छा, तो आप कहें कि अगले 2 से 3 महीने में $30 से $40 के रेंज में क्रूड का मार्केट घूमता रहेगा। लेकिन आप तो सर ऑयल सेक्रेटरी रहे हैं, कंज्यूमर को तो कोई फायदा हो नहीं रहा है। एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी जा रही है, राज्यों में वैट बढ़ा दिए जा रहे हैं और जो फायदा कंज्यूमर को मिलना चाहिए क्रूड की कम कीमतों का, क्रूड की प्राइस है, उसमें पेट्रोल और डीजल का जो लागत मूल्य है वो करीब 20 रुपए लीटर है। अब 32 रुपए केंद्र सरकार ले रही है और 18-19 रुपए राज्य सरकारें ले रही हैं। तो 20 रुपए जो है लागत है और 50 रुपए उस पर टैक्स है। तो 250% टैक्स है बेसिक प्राइस पे और 4-5 रुपए जो 3 रुपए डीलर कमीशन पेट्रोल पर और 2.5 रुपए जो है वो उस पर है डीजल पे। तो इस तरह से 70 रुपए करीब आ रहा है। तो 20 रुपए की लागत है और 70 रुपए में बिक रहा है। तो सरकार जो है उसने अपनी आखिर सरकार के पास और तो कोई टैक्स रेवेन्यू आ नहीं रहा है, तो इसलिए लेकिन सरकार जब खोलेगी लॉकडाउन तभी तो गाड़ियां चलेगी। खैर माल की ढुलाई अब हो रही है तो इसलिए डीजल का खपत तो बढ़ने लगेगा, पेट्रोल की भी धीमे धीमे बढ़ेगा। सरकार के पास इससे अच्छा, इससे इतना इकोनॉमिकल और सीधा जिसमें कोई लीकेज नहीं, कोई कॉस्ट ऑफ करेक्शन नहीं और चुपचाप बैठे बैठे इतना टैक्स मिल जाए, इससे अच्छा कोई सोर्स है नहीं। सरकार ने इसलिए इसमें 10 रुपए 12 रुपए फिर बढ़ा दिए हैं और सब मिला के साल में सरकार को डीजल से करीब 4 लाख और पेट्रोल से करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए का टैक्स मिलना चाहिए। इसी तरीके से राज्य सरकारों ने भी अपना बढ़ाया है, उन्हें भी कभी सारे राज्य सरकारों को मिलकर करीब 2 लाख करोड़ रुपए 2.5 लाख करोड़ रुपए इससे मिल जाना चाहिए। और इस समय
हम्म, ठीक बात है। चलिए, बहुत शुक्रिया आप एस टी त्रिपाठी जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि आगे क्रूड मार्केट का क्या होगा। तो कच्चे तेल में बड़ी तेज़ी आई है, लेकिन जानकारों का ये मानना है कि ये 30 से 40 के रेंज में ही क्रूड अभी 2-3 महीने तक घूमता रहेगा, क्योंकि ये ठीक बात है कि अगर दुनिया में कामकाज शुरू होगा तो डिमांड बढ़ेगी, लेकिन दूसरी तरफ ओवर सप्लाई की चिंता भी ओवरनाइट खत्म होने वाली नहीं है, इसको भी खत्म होने में थोड़ा लंबा वक्त लगेगा। लिहाजा इसी के रेंज में आपको प्राइस घूमता हुआ दिखेगा। लेकिन हमारे साथ दो और एक्सपर्ट हैं, सुनंद सुब्रमण्यन हैं चॉइस ब्रोकिंग के, और हिमांशु गुप्ता हैं ग्लोब कैपिटल के। आप दोनों का बहुत स्वागत है। हिमांशु जी, अभी अगर क्रूड में ट्रेड करना हो आज की इस तेजी पर कच्चे तेल में क्या किया जाए? गुड इवनिंग नितिन जी। देखिए, यहाँ पर लगता है कि आज के लिए या इमीडिएट शॉर्ट टर्म में जो ट्रेंड है वो अभी थोड़ा और तेजी का दिखता है। हालांकि पिछले 1 घंटे में यहाँ पर ऑलरेडी काफी एकदम शार्प सर्ज कीमतों में आते हुए देखने को मिला है। इसलिए मेरी सजेशन रहेगी कि 1950 1960 थोड़ा सा यहाँ पर एक डिप का वेट कीजिए, वहां पर खरीदारी करके चला जा सकता है। 1900 रुपए के नीचे का स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है, और मुझे लगता है कि 2050 2100 तक के टारगेट्स यहाँ पर क्रूड ऑयल में आते हुए देखने को मिल सकते हैं। इंटरनेशनल मार्केट्स की अगर बात की जाए तो मुझे लगता है $28 तक वहां पर एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है, वहां तक कीमतें जा सकती हैं। लेकिन मृत्युंजय जी, मैं मतलब इस बात पर स्ट्रेस करना चाहूंगा कि यहाँ पर पिछले इमीडिएट 1 हफ्ते की अगर बात की जाए तो यहाँ पर वन साइड यहाँ पर रैली आते हुए देखने को मिली है। तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस के साथ साथ यहाँ पर पोजीशन बनाई जाए, और अगर यहाँ पर कोई रिवर्सल देखने को मिलता है तो वहां पर इस तेजी की पोजीशन से एग्जिट किया जाए। ओके, ठीक है। तो एक मजबूत स्टॉप लॉस के साथ आप क्रूड में कामकाज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्रूड के बाद अब बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण खबर की, और खबर यह है कि कॉटन की कीमतों में शानदार तेजी आ गई है। MCX पर कॉटन का भाव 15,500 रुपये के ऊपर पहुंच चुका है, और करीब करीब 3.5% तक की मजबूती आई है। हमारे साथ बातचीत के लिए अरुण सेखसारिया हैं, MD हैं DD कॉटन के। अरुण जी, बहुत स्वागत है। जो तेजी कॉटन की कीमतों में आई है, ये तेजी आपको कितनी टिकाऊ लगती है? बिल्कुल टिकाऊ नहीं चाहिए जी। ये आज जो बाजार बढ़ा है, ये यूएस के अंदर एक न्यूज छपी है कि चाइना और यूएस वाले वापस बात करेंगे। ट्रेड पैक्ट नंबर 1 की चर्चा होगी कि वापस कैसे लाइन पे लाया जाए, उसके कारण ये बाजार बढ़ा है। बाजार में कोई तेजी का रुख नहीं दिख रहा है, कोई डिमांड में कोई चेंज नहीं आई है, और मेरे को नहीं लगता है कि ये तेजी जो आज आई है ये टिक सकेगी ज्यादा लंबी। लॉन्ग टर्म में बाजार में मंदी दिख रही है। ऐसा क्यों ऐसा क्यों लगता है आपको? जब अगर दुनिया में कामकाज शुरू होगा धीरे धीरे तो डिमांड भी तो बढ़ेगी ना? डिमांड बढ़ेगी धीरे धीरे, पर मिलों के पास ऑलरेडी माल पड़ा है, 1.5-2 महीने का माल पड़ा है, और अभी डिमांड आने में हिंदुस्तान के अंदर कम से कम जून के पहले डिमांड आती लगती नहीं है मेरे को। और उसके लिए ये तेजी आज जो आई है 3.5% की, 350 रुपया 400 की जो तेजी आई है, ये कोई इसमें कोई लॉजिक नहीं था। हाँ, तो मैं जहाँ तक मेरा ख्याल है बाजार क्यों आई है तेजी फिर ये बिना लॉजिक के? आइस के अंदर बाजार बढ़ गया था। आज अगर आप आइस देखोगे 2 दिन के अंदर आइस इंटरनेशनल कॉटन एक्सचेंज मार्केट जो है एक्सचेंज चल रहा है वायदा वो बढ़ गया था, एंड उसके कारण ये बाजार इधर तेज हुआ है। लोकल में कोई डिमांड में कोई चेंज नहीं आया है, कोई एक्सपोर्ट के अंदर ऐसी कोई डिमांड नहीं आई है। जानना चाहता हूँ ICE में क्यों बढ़ा? तो चाइना का रूल है जी कि चाइना USA के अंदर कोई वार्तालाप की शुरू होने की बात वापस आ रही है। अगर वार्तालाप शुरू हो जाती है तो तब तो ठीक तेजी है ना, तब तो बढ़ जाएगी। वार्तालाप शुरू हो जाती है, और अगर डिमांड वापस इसकी चाइना अगर रुई खरीदना चालू कर देती है तो मुझे बाजार में कुछ भी हो सकता है। पर आज की तारीख में ऐसी संभावना बहुत मुश्किल है। जब तक फिनिश के अंदर तेजी नहीं आएगी, डिमांड नहीं पिकअप होगी। चलिए, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ओके, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका कॉटन पर अपना व्यू देने के लिए। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं गोल्ड और सिल्वर की, सोने और चांदी में की। सुनंद, आज शाम के कारोबार के लिए गोल्ड और सिल्वर, इन दोनों कमोडिटी का मार्केट आपको कैसा लगता है? क्या यहाँ पर बाइंग करके चलना ठीक रहेगा, खरीदना चाहिए इस लेवल पे, या थोड़ा इंतजार करना चाहिए? फिलहाल देखा जाएगा तो गोल्ड में तो मुझे थोड़ा सा अपसाइड मूवमेंट थोड़ा कम दिखाई दे रहा है, और नीचे से मुझे एक तो फैक्टर्स ये है कि अभी तो सेंटिमेंट रिएक्शन बहुत हो रहा है, तो 45,500 लेवल्स पे मुझे एक्चुअली सेलिंग दिखाई दे रहा है।
और नीचे टारगेट्स हम 44,800 के लेवल्स पे देख सकते हैं, 44,800, 44,200। इसका यही खास वजह है कि अभी जैसे लॉकडाउन सिचुएशन ईज हो गया है और चाइना का जो आज ट्रेड बैलेंस का न्यूज़ आया था जहाँ पे एक्सपोर्ट में भी थोड़ा सरप्लस देखने को मिला था, वो एक पॉजिटिव इंडिकेशन दिखाई दे रहा है। तो ये एक खास फैक्टर है जो गोल्ड प्राइसेस को ऊपर के लेवल से एक कैपिंग मिल सकता है, खासकर 46,000, 46,100 और वहाँ से एक अच्छा डाउनसाइड सेलिंग देखने को हमें मिलेगा। तो मेरे हिसाब से ये ओवरऑल ट्रेंड तो नियर टर्म बेसिस में थोड़ा सा एक शॉर्ट कवरिंग के में ही चलूंगा और लॉन्ग टर्म बेसिस में तो अच्छा सेलिंग हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये राय है आपकी गोल्ड और सिल्वर के ऊपर कि यहाँ पर क्या ट्रेड अभी करना चाहिए। 149 रुपये ऊपर है एमसीएक्स पर गोल्ड, 45,520 के स्तर पर ट्रेड हो रहा है और तेज़ी बढ़ती हुई दिख रही है। 150 रुपये की मजबूती है। देखते हैं शाम को बाजार बंद होते होते कितनी तेज़ी के साथ ये क्लोजिंग गोल्ड की होती है। नेचुरल गैस पे कुछ एक्शन आप देख रहे हैं हिमांशु जी अभी? मृत्युंजय जी, यहाँ पर नेचुरल गैस की अगर बात की जाए तो पिछले 2 और 3 ट्रेडिंग सेशंस में यहाँ पर प्राइसेस में थोड़ी सी एक सपोर्ट आते हुए देखने को मिली है। कीमतों ने अपना एक जो दायरा था, यहाँ पर एक कंसोलिडेशन जोन था, उसके ऊपर यहाँ पर ब्रेकआउट आते हुए देखने को मिला है और फंडामेंटली भी यहाँ पर थोड़ा सा पॉजिटिव न्यूज फ्लो आते हुए देखने को मिला है। तो मुझे लगता है सभी पैरामीटर्स के मद्देनजर यहाँ पर 147 रुपए के आसपास यहाँ नेचुरल गैस में खरीदारी की पोजीशन बनाई जा सकती है। मुझे लगता है कि 152 से 155 रुपए तक के टारगेट्स यहाँ पे आते हुए देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अब शुरू करते हैं सवाल जवाब। पहला सवाल है अमृतसर से बलवीर सिंह का। पूछिए सिंह साहब। सर नेचुरल गैस पे सवाल है, लॉन्ग टर्म के लिए क्या करना चाहिए 10 से 15 दिन के लिए? नेचुरल गैस में आप जानना चाहते हैं कि अभी हम इनफैक्ट एनजी की ही बात कर रहे थे। 10 से 15 दिनों के लिए आप ट्रेड करना चाहते हैं। 147 रुपये 40 पैसे का भाव है। सुनंद, 10 से 15 दिन के लिए 147 के आसपास क्या ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए? देखा जाएगा तो बाइंग का लेवल अच्छा बन रहा है। आप 147, 145 तक आप बाइंग कर सकते हो, एक अच्छा इंडिकेशन है। एक तो यूएस का वेदर भी काफ़ी सपोर्टिव है और ओवरऑल ट्रेंड तो अभी काफ़ी बुलिश ही है। मैं 145 इसलिए बोला क्योंकि आज इन्वेंट्री रिपोर्ट्स भी आएंगे, तो वो एक थोड़ा सा एक इन्वेंट्री रिपोर्ट आने तक वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगा। 145 लेवल्स पे आप खरीद सकते हो और ऊपर आप टारगेट 150 टू 155 तक आप रख सकते हो। अगर आप स्टॉप रखना चाहते हो 140 तक आप स्टॉप रख सकते हो। ठीक है, कैलाश जुड़ रहे हैं हमारे साथ सदलपुर से। पूछिए कैलाश जी। सर गुड इवनिंग सर। हेलो, गुड इवनिंग, पूछिए। सर मैंने कॉपर माइनस कर किया 397 में 25 लॉट, अब रिवर्स मार दूं क्या? 50 प्लस कर लूं क्या? होगा क्या बेनिफिट है? 397 पे 25 लॉट आपने शॉर्ट किया है। ये सवाल आपने पहले भी पूछे थे। हिमांशु जी, क्या ऑप्शन है इनके पास, क्या किया जाए? मृत्युंजय जी, देखिए हमें ये समझना होगा यहाँ पर कि जैसे जैसे ये लॉकडाउन यहाँ पर खुला, उसकी वजह से यहाँ पर ग्लोबली अगर लॉकडाउन की मैं बात करूं तो उसकी वजह से यहाँ पर बेस मेटल्स में पिछले एक हफ्ते में यहाँ पर एक तेजी बनते हुए देखने को मिली। लेकिन वहीं पर काफी हद तक ये न्यूज यहाँ पर प्राइसेस में जो है वो डिस्काउंटेड है और मुझे लगता है कि यहाँ पर 408, 410 रुपए एक अच्छा बड़ा हर्डल है कॉपर के प्राइसेस के लिए। तो मुझे लगता है कि इनकी पर्टिकुलर अगर पोजीशन की बात की जाए तो जब तक 408 या 410 के ऊपर यहाँ पर क्लोजिंग बेसिस पर कॉपर सस्टेन नहीं करता, मुझे लगता है कि अभी इन्हें को अपनी पोजीशन में बना रहना चाहिए और यहाँ पर अभी पोजीशन को होल्ड करना चाहिए 408 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, जिगर हैं हमारे साथ, गुजरात से जुड़ रहे हैं। पूछिए जिगर। सर मैंने 45,650 पे एक गोल्ड बाय किया है, तो मेरा आज सकता है आज 43,650 या 45,650? 45,650 45। 45 ओके, ठीक है। सुनंद बताइए, 45,650 के भाव पर इनकी बाइंग है गोल्ड में, इनको क्या करना चाहिए अभी? अगर नियर टर्म की करें तो या इंटरडे बेसिस भी बात करें तो थोड़ी देर होल्ड करना चाहिए
अगर आपको थोड़ा सा ऊपर देखने को जाने को फिर से मिलेगा तो 46,000 के लेवल पे आप एग्जिट करा सकते हो, वहाँ पे एक बुक प्रॉफिट करा सकते हो। और सिंस आपका बाय कॉल है तो नीचे 45,200 के लेवल पे एक स्टॉप लॉस भी मेंटेन कर लीजिए, तो आपको एक अच्छा सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, मोहित हैं आप हमारे साथ मुरादाबाद से, पूछिए मोहित। सर मेरा सवाल है कि गोल्ड आज क्या 46,000 पे मिलेगा? ओके, क्या क्या कहेंगे आप हिमांशु? मृत्युंजय, यहाँ पर ना ये बात समझनी इंपॉर्टेंट है कि अगर इंटरनेशनल प्राइसेस को देखें तो 1680 और 1700 डॉलर की रेंज में यहाँ पर एक कंसोलिडेशन का मोड यहाँ पर अभी जो है वो देखने को मिल रहा है। और मुझे लगता है कि जब तक कीमतें इस जोन से बाहर नहीं निकलती, इस ट्रेडिंग जोन से, यहाँ पर एक साइडवेज ही मूव आता हुआ देखने को मिल सकता है। जहां तक आज के लिए 46,000 के भाव आने का सवाल है, मुझे लगता है कि यहाँ पर 45,300 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन में बने रहें। अगर यहाँ पर अपसाइड में कोई मूव आता हुआ देखने को मिलता है तो आज या अगले 1 या 2 ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पर 45,800 और 45,900 तक के लेवल जरूर आते हुए देखने को मिल सकते हैं। ओके, अंकित जुड़ रहे हैं इंदौर से, पूछिए अंकित। और ये जिंक मिनी, लेड मिनी और एल्यूमिनियम में ट्रेड क्यों नहीं हो पा रहा है? जिंक मिनी, लेड मिनी में ट्रेड नहीं हो रहा है जी। ओके, ऐसा कुछ है क्या सुनंद, आपने देखा है, ट्रैक किया है, क्या दिक्कत आ रही है? अभी फिलहाल तो एक रेंज बाउंड मूवमेंट ही दिखाई दे रहा है। हालांकि एक्चुअली अभी लॉकडाउन सिचुएशन के बाद तो बेस मेटल मार्केट्स में काफी सपोर्ट आना चाहिए। नहीं नहीं, वो ये जानना चाह रहे हैं कि ट्रेड नहीं हो पा रहा है। ट्रेड तो होना चाहिए, अभी फिलहाल तो वॉल्यूम्स जो जनरेट होना चाहिए अभी मार्केट में, मेरे हिसाब से तो वही ठीक है। अच्छा, ठीक है ठीक है। ओके, अगला सवाल है दीपक का इंदौर से, पूछिए दीपक। सर 15-20 दिन में चने का क्या भाव हो जाएगा? 15-20 दिनों में चने का भाव क्या हो जाएगा? ओके, सुनंद बताइए, अगले 15 से 20 दिन में चने का प्राइस आप क्या देख रहे हैं? अच्छा, हमारा संपर्क अभी सुनंद से नहीं हो पा रहा है, जैसे हम उनसे जुड़ेंगे आपको इसका आंसर मिलेगा। लेकिन उससे पहले हिमांशु जी, इन्वेस्टर के लिए मेरा एक सवाल आपसे ये होगा कि गोल्ड के दाम तो अभी भी हायर लेवल पर ही बने हुए हैं, तो क्या इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक प्राइस है? अगर इन्वेस्ट अभी किया जाए तो 6 महीने से साल भर तक में कितना रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं गोल्ड में? बिल्कुल मृत्युंजय जी, देखिए हमें ये बात समझनी है, जरूरी है कि यहाँ पर जो भी ये कोरोना वायरस और इस पेंडेमिक के चलते यहाँ पर ग्लोबल इकोनॉमी में जो हर्ट हुआ है, उसके यहाँ पर रिपरकशंस जो हैं, जो इफेक्ट्स हैं, वो आने वाले कुछ क्वार्टर्स में आते हुए देखने को हमें मिलेंगे। और इस सब के चलते यहाँ पर सेफ हेवन डिमांड गोल्ड की जो है वो बनी रहेगी। तो यहाँ पर टाइम टू टाइम अगर छोटी मोटी कोई करेक्शन प्राइसेस में आते हुए देखने को मिलती भी है, तो मुझे लगता है कि कीमतें वहां पर लोअर लेवल्स पे ज्यादा टाइम रुकेंगी नहीं, और कीमतें यहाँ पर मुझे लगता है कि आने वाले कुछ क्वार्टर बढ़ती हुई ही देखने को मिल सकती हैं। एक कंजर्वेटिव साइड में हमारा ऐसा मानना है कि इंटरनेशनल मार्केट्स में $1,800 तक यहाँ पर प्राइसेस जा सकते हैं आने वाले 1 से 2 क्वार्टर में। और अगर उसको कॉरस्पॉन्ड यहाँ पर भारतीय बाजार की बात की जाए तो 47,500 और 49,000 जैसे टारगेट्स यहाँ पर आते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर सलाह इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये रहेगी कि आप बाजार को टाइम ना करते हुए यहाँ पर रेगुलर इंटरवल्स पे थोड़ी थोड़ी अपनी जो खरीदारी है वो कर सकते हैं। अगर यहाँ पर कोई गिरावट यहाँ पर थोड़ा बहुत देखने को मिलता है यहाँ से 5-7% का, तो वहां पर पोजीशन में और बढ़ोतरी की जा सकती है। ठीक है, अरिहंत है हमारे साथ, पूछिए अरिहंत। हेलो जी सुन रहा हूँ, पूछिए। टीवी का वॉल्यूम कम करिए, फिर सवाल पूछिए प्लीज।
लगता है उन तक आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्वारगम और ग्वार के बारे में ये जानना चाह रहे थे। सुनंद, क्या किया जाए ग्वार सीड में और ग्वारगम में? क्या ट्रेड अभी आप देख रहे हैं कल के कारोबार में? देखिए, अब कल के कारोबार में तो थोड़ा सा तेजी का माहौल ही दिखाई दे रहा है। एक तो एक क्रूड प्राइसेस के साथ काफी अच्छा सपोर्ट दिखाई दे रहे ग्वारगम में, और ग्वारगम ग्वासीड दोनों काउंटर में मैं ग्वारसीडी में सेफ कहूंगा कि काफी अच्छा सेफ काउंटर है, बिकॉज ग्वारगम बहुत वॉलेटाइल है एंड अगर आप ट्रेंड देखोगे तो काफी एक साइडवेज मूवमेंट तो दिखाई दे रहा है। तो ग्वारसीड में मैं ट्रेड का अनुमान देना बेटर समझूंगा, और ग्वारसीड में आप खरीदारी करके चलिए और आने वाले दिनों में करीबन 100 पॉइंट तक ऊपर जा सकता है। और यहाँ पे मैं एक कहूंगा कि ग्वार सीट में एक अच्छा लेवल्स बनते हुए दिखाई दे रहा है। अभी चल रहा है ग्वार सीट जून कॉन्ट्रैक्ट में 3496 के लेवल पे आज पे क्लोजिंग हुआ है। नियर टर्म अगर हम बात करें तो 3550 तक के ऊपर जाने का उम्मीद दिखाई दे रहा है। तो ये राय आपकी ग्वार सीट पर और ग्वारगम पर है कि अभी क्या ट्रेड करना चाहिए इन दोनों कमोडिटी में। ओके, अब हिमांशु जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, अभी हमने मेटल की बात की अलग अलग, मेटल में सबसे बढ़िया काउंटर जहां पर आपको लगता है कि अगर अभी इस रेट पे पकड़ लिया जाए तो भले ही इंट्राडे में ना सही लेकिन अगले 2-4 दिनों में पोजिशनली भी बहुत अच्छा ट्रेड बन सकता है, कौन सा दिख रहा है आपको? मृत्युंजय जी, मेरी समझ में मुझे यहाँ पर लगता है कि जिंक में यहाँ पर एक अच्छा तेजी का मूव बना है और ये यहाँ पर और आगे यहाँ पर जो गेन्स हैं वो बढ़ते हुए देखने को मिल सकते हैं। इसलिए अगर जिंक में 153 या 153 रुपये 50 पैसे पर यहाँ पर खरीदारी की पोजीशन बनाई जा सकती है। 151 रुपये का यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है और मुझे लगता है 156 और 158 रुपये के टारगेट्स यहाँ पर आते हुए देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल है विवेक का, कोलकाता से। पूछिए विवेक। अच्छा सर, सिल्वर में माइक्रो में अपनी राय देना सर, कितने पे बाई किया जाए और कितने पे सेल किया जाए सर? अच्छा, सिल्वर मिनी के बारे में आप जानना चाहते हैं। हिमांशु जी, सिल्वर मिनी में क्या किया जाए अभी? मृत्युंजय जी, ओवरऑल अगर सिल्वर की बात की जाए तो मुझे लगता है कि यहाँ पर गोल्ड के कंपैरेटिवली सिल्वर में एक रिलेटिव स्ट्रेंथ देखने को मिली है पिछले फोर्टनाइट में, और मुझे लगता है कि यहाँ से आगे चल के सिल्वर में एक अच्छी बड़ी तेजी बनते हुए देखने को मिल सकती है। तो निवेश के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि करंट लेवल्स 41,500 के आसपास अगर थोड़ा सा डिप मिलता है तो वहां पर खरीदारी की पोजीशन बनाई जा सकती है। यहाँ पर पोजिशनल पर्सपेक्टिव से 40,500 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है और मुझे लगता है कि अगर इसको थोड़ा टाइम दिया जाए, आने वाले 1 या 2 महीने का इंतजार किया जाए, तो 44,500 से 45,000 तक के टारगेट्स यहाँ पर आते हुए देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, इस बीच ऋषि देशमुख हैं हमारे साथ पुणे से। पूछिए देशमुख साहब। सर, सोयाबीन का प्राइस क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं जून में जब कल्टीवेशन नया शुरू हो जाता है सोयाबीन का? अच्छा, सोयाबीन का प्राइस आप कह रहे हैं कि जून में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं जब यहाँ पर बुआई शुरू होगी? क्या प्राइस टारगेट है आपका सुनंद सोयाबीन का जून के लिए, नेक्स्ट मंथ के लिए? नेक्स्ट मंथ की बात करें तो सोयाबीन जून मुझे नियर टर्म के लिए तो 3600 तक दिखाई दे रहा है। इसका यही खास वजह कि इस साल का मानसून रिपोर्ट्स काफ़ी एक अच्छा है। प्री मानसून रिपोर्ट तो 100% बताया जा रहा है नॉर्मल होने का, तो ये काफ़ी एक सपोर्टिव फैक्टर है कि इस साल का सोइंग काफ़ी अच्छा हो सकता है। हालांकि एक काफ़ी दिनों से हम देखेंगे वॉलेटिलिटी इसलिए है क्योंकि ब्राजील और अर्जेंटीना में अभी भी थोड़ा सा ड्रॉट सिचुएशन की वजह से ना प्रॉपर हार्वेस्टिंग और प्रॉपर सोइंग नहीं हुआ है, जिसके वजह से मार्केट काफी वॉलेटाइल रहा है। तो हमें ऊपर के लेवल से एक अच्छा सेलिंग देखने को मिलेगा। बात अगर उन्होंने जून कॉन्ट्रैक्ट की है तो 3800 के लेवल पे आप वहां पे सेलिंग कर सकते हो, और जैसे मैंने कहा था 3600 तक आप टारगेट रख लीजिए, और स्टॉप मेंटेन करना चाहते हो तो 3900 पे आप रख सकते हो। ठीक है, अगला सवाल गाजियाबाद से है। पूछिए। यस सर। सर हैप्पी बुद्ध पूर्णिमा। सर मुझे ये पूछना है कि ये जो गोल्ड का आप रेट बताते हो, ये 24 कैरेट का बताते हो या 22 का? और दूसरी बात, जब यही सोना देखिए, जब हम आपको जी सर जी पूछिए। जब हाँ, टीवी का वॉल्यूम कम कर लीजिए मैम। अच्छा सर, जब हम उनसे से लेने जाते हैं तो उनका गोल्ड का रेट कुछ ज़्यादा ही होता है, और वो जो उसकी मेकिंग और ये जीएसटी वो अलग होता है, लेकिन रेट ही इतना क्यों होता है?
हाँ, ये सवाल आपने ठीक पूछा है। ये जो गोल्ड का एक्सचेंज का हम आपको रेट दिखाते हैं, ये 24 कैरेट गोल्ड का प्राइस होता है। और आप जब खरीदने जाती हैं गोल्ड, अगर आप ज्वेलरी के पर्पज़ से खरीदने जाती हैं तो आपको 22 कैरेट गोल्ड का रेट बताया जाता है। उसमें 3% का GST आपको अलग से लिया जाता है। मान लीजिए कि 40,000, मान लीजिए आपने 45,000 के भाव पर 22 कैरेट गोल्ड लिया, तो उसमें 3% आप GST जोड़ लें, करीब 13,500 रुपये के 3% GST आपको एक्स्ट्रा उसमें पे करना पड़ेगा उसमें। लेकिन डिपेंड करता है कि आप कई बार ये होता है कि आप कम कैरेट का ज्वेलरी भी खरीद सकती हैं। 18 कैरेट की ज्वेलरी भी अवेलेबल है, तो 18 कैरेट की ज्वेलरी अगर आप लेंगे तो आपको कम प्राइस लगेगा उस पर। और अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। हिमांशु जी, आपकी पहली रैपिड फायर कॉल। सिल्वर में खरीदारी करने की सलाह दूंगा 42,000 के लेवल्स पर। 41,800 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है। 42,300, 42,400 तक के टारगेट्स यहाँ पर आते हुए देखने को मिल सकते हैं। आपकी कॉल। मेरे कॉल तो निकल पे चलता है, निकल में फ्यूचर्स पे 936 के लेवल्स पे आप खरीदारी कर सकते हो और थोड़ा लंबा पोजीशन है, 960 तक आप टारगेट रख सकते हो। अगर आप स्टॉप रखना चाहते हो 924 पे आप रख दीजिए। आपकी आखिरी कॉल हिमांशु जी। कॉपर में बाई का रिकमेंडेशन रहेगा 404 के लेवल्स पर। 402 रुपए के स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है और 408 से 409 रुपए तक के टारगेट्स यहाँ पर आते हुए देखने को मिल सकते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया हिमांशु जी आपका और सुनंद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कमोडिटी में कहां पर कमाई के मौके बनेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।